हेलो स्टूडेंट्स, सो आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो एक स्टेप हम अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं आज ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। सबसे पहले वीडियो में न्यूमेरिकल टाइम के हम लोगों ने डिस्कस किया था सिंगल रेजिस्टेंस के क्वेश्चन, फिर हम आए थे कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस पे, और आज हम करेंगे ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है जहाँ पे बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है और बहुत गलतियाँ करता है। तो आज जितने भी क्वेश्चंस मैं बन पाते हैं रेजिस्टेंस से रिलेटेड आपके ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस में सब कराऊंगी। बस आप लोग को ध्यान ये देना है कि आखिर ये क्वेश्चंस मैं कर कैसे रही हूँ, क्योंकि अगर आपको ये आ गया तो गारंटी है कि आप ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करोगे। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन की तरफ। सबसे इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला पकड़ के रखते हैं R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और आज एक और फॉर्मूला पकड़ेंगे V इज इक्वल टू आई आर, क्योंकि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। ओम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ रखा है और ये अब आपको पता होना चाहिए कि वी आई ग्राफ का स्लोप हमें रेजिस्टेंस देता है, और अगर स्लोप आई वी ग्राफ का निकालना हो तो वो हमें 1/r देता है। बच्चा बहुत तेज़ी में होता है, उसको ग्राफ दिखाई देता है, रट के जाता है हाँ वी आई ग्राफ ऐसा होता है और वो कर देता है। नहीं, देखना पड़ेगा किस एक्सिस में करंट लिखा है और किस एक्सिस में पोटेंशियल डिफरेंस लिखा है। तो आज एक ही ग्राफ बनाऊंगी और उससे जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं हम करेंगे। तो ग्राफ मैं बना दे रही हूँ। ये रहा हमारा वी आई ग्राफ, और ये ए और बी के लिए वी आई ग्राफ बनाया हम लोगों ने, और इसी के एडजेसेंट मैं आप लोग के लिए आई वी ग्राफ भी बना दे रही हूँ। और दोनों के लिए एक ही क्वेश्चन के लिए हम लोग दोनों ग्राफ में सॉल्व करेंगे, आखिर दोनों के लिए आंसर क्या आएगा। तो बेटा सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, और सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन ग्राफ का जो पूछा जाता है वो होता है कि बताओ विच विल हैव हाई रेजिस्टेंस। अगर ए और बी दो रेजिस्टेंसेज हैं और दोनों के लिए हमने ग्राफ बनाया है तो क्वेश्चन पूछा जाता है विच विल हैव मोर रेजिस्टेंस। तो बेटा आंसर क्या होगा? सबसे पहले देखिए, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आई एक्सिस को पकड़िए, ये है आई एक्सिस हमारी, यहाँ से एंगल बनाना स्टार्ट करिए। एक ये एंगल बन रहा है बी से और ये एंगल ए बना रहा है आई एक्सिस से। अब देख के बताना है कि कौन सा एंगल बड़ा होगा। तो भाई देख के ही पता चल रहा है कि ए वाला जो है वो बड़ा एंगल बना रहा है करंट वाली एक्सिस से। तो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा? आर ए इज़ ग्रेटर देन आर बी। ठीक है, समझ में आ गया? क्या करना है? करंट वाली एक्सिस पकड़नी है, वहाँ से एंगल बनाना है। जो लाइन बड़ा एंगल ले रहा होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा करना है। ये आई है, ये वी है। सबसे पहला स्टेप आई वाली एक्सिस को पकड़ना है, वहाँ से बनाना है एंगल। जो ज़्यादा एंगल बना रहा है उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा ज़्यादा। आर बी इज़ ग्रेटर देन आर ए। ठीक है बच्चा? तो वी आई ग्राफ, आई वी ग्राफ, आई एक्सिस को लेना है, वहाँ से बनाना है एंगल। द लाइन which will make more angle than from the I axis will have greater value of resistance. That's it. First part done. Second part लेके चलते हैं। Second question है हमारा। Question देखिए, if A and B are of same length, A and B are of same length, which will have high resistivity and same thickness also. आइए देखिए क्या दिया हुआ है। A और B की थिकनेस सेम है, मतलब एरिया दोनों के लिए सेम है, और दोनों की लेंथ भी सेम गिवन है। ये डेटा हमारा दोनों ग्राफ में वैलिड है। दोनों का एरिया बराबर है, दोनों की लेंथ इक्वल दी है। हमें क्या बताना है? किसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। अब भाई अगर इस फॉर्मूले को देखें, आप लोगों से मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था कि R इज़ इक्वल टू रो एल अपॉन ए। लेंथ सेम, एरिया सेम, तो इन पे डिपेंडेंस ख़त्म। ठीक है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा होगा? अब सिर्फ रेजिस्टिविटी पर। मतलब अगर अब आप रेजिस्टिविटी चेंज कर दोगे तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा कैसे डिपेंडेंस है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो।
आप रो बढ़ाओगे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, सॉरी रेजिस्टेंस बढ़ेगा, या रेजिस्टेंस कम करोगे तो रेजिस्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो भाई यहाँ पे हमें पता है कि ए का रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो फर्स्ट वाले में रो ए विल बी ग्रेटर देन रो बी, और इस वाले में रो बी विल बी ग्रेटर देन रो ए। रीज़न बताने की ज़रूरत है, आर बी बड़ा है इसीलिए रो बी भी बड़ा होगा, और लेंथ और एरिया दोनों का क्या था, सेम था। थर्ड क्वेश्चन, विच वन इज द बेस्ट कंडक्टर? विच वन इज द बेस्ट कंडक्टर? कंडक्टर का मतलब हुआ जो ज़्यादा करंट जाने दे, ज़्यादा करंट का मतलब हुआ उसमें रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। V इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, R इज इक्वल टू V अपॉन आई। रेजिस्टेंस ज़्यादा करंट कम, रेजिस्टेंस कम करंट ज़्यादा। भाई सीधी सी बात है, जितना कम ऑब्स्ट्रक्शन होगा करंट की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, जितना ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होगा करंट की वैल्यू उतनी ही कम होगी। तो यहाँ पर जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें करंट कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन बढ़ रहा है, हिंड्रेंस बढ़ रहा है, रुकावट बढ़ रही है। अगर वो सब बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें आपकी करंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब है वो बेस्ट कंडक्टर होगा। तो ए और बी में किसका रेजिस्टेंस कम था, आर बी, तो बी इज़ द बेस्ट कंडक्टर, और यहाँ पे ए इज़ द बेस्ट कंडक्टर। रीज़न समझ में आ गया, क्योंकि ए का रेजिस्टेंस कम है इसीलिए उसमें करंट ज़्यादा होगी, इसीलिए वो गुड कंडक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ ऑल ऑफ देम आर ऑफ सेम थिकनेस विच इज द लॉन्गेस्ट। कंडीशन आपको क्वेश्चन में गिवन होगी कि सेम मटेरियल के बने हैं, ठीक है, थिकनेस सेम है तो लेंथ किसकी ज़्यादा होगी। फिर से फॉर्मूला कौन सा लगाना है, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब रो और थिकनेस सेम है, इसका मतलब है डिपेंडेंस किस में हो गई, लेंथ में। तो जिसकी ज़्यादा लेंथ उसका ज़्यादा रेजिस्टेंस, या जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस उसकी ज़्यादा लेंथ। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है किसकी लेंथ ज़्यादा होगी, तो हमें पता है रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, ए का, तो लेंथ भी किसकी ज़्यादा होगी, ए की। यहाँ पे किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा था, बी का, तो यहाँ पे भी लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, बी की ज़्यादा होगी। सिर्फ वो पैरामीटर ढूंढिए जिस पे आपका रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। अगर दो चीज़ें सेम है तो उनको हटा दीजिए, जो थर्ड चीज़ है बस उस पर डिपेंडेंस देखिए कि डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट है हमारा, इफ़ ए एंड बी आर द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस ऑफ टू रेजिस्टर्स विच वन ऑफ दीज विल रिप्रेजेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए बेटा क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे मान लेते हैं R1 और R2 दो रेजिस्टर्स थे, उनको भाई दो रेजिस्टर्स हैं तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, या वो सीरीज़ में कनेक्ट होंगे या वो पैरेलल में होंगे, इससे ज़्यादा तो कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता। तो आपने एक बार इनको सीरीज़ में किया होगा, दूसरी बार इनको पैरेलल में किया होगा। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि ए और बी में कौन सा पैरेलल कॉम्बिनेशन को शो करेगा। तो भाई आपको अब ये भी पता होना चाहिए कि अगर दो रेजिस्टेंसेस हम सीरीज़ में कंबाइन करते हैं तो हमेशा वैल्यू ज़्यादा आती है, ठीक है, और अगर पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है, डिक्रीज़ हो जाती है वैल्यू। तो यहाँ पर जिसकी वैल्यू कम होगी वो पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। तो किसकी वैल्यू कम है बेटा, यहाँ पर इसकी वैल्यू कम है, तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल का। यहाँ पे किसकी वैल्यू कम है, ए की, ये कौन सा कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। तो कुल मिला के आपको क्या देखना है, आपको बस ये देखना है कि एंगल आई से कौन कम बना रहा है, कौन ज़्यादा बना रहा है। अगर आपको ये पता चल जाएगा ग्राफ में कि हाँ इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है और इसका रेजिस्टेंस कम है, तो बाकी आप R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए से क्वेश्चंस कर लोगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे गड़बड़ की, सबसे पहले पॉइंट में अगर गड़बड़ की, तो जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप सब गलत करते जाओगे।
तो आई होप आज आपको ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में इतना ज़रूर समझ में आ गया होगा कि हमें रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और किसका कम, क्योंकि अगर ये निकाल लोगे तो बेटा आगे सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हो। सो आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस करते रहिएगा और आपको जितने भी तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं अब इन्हीं से रिलेट करके उन्हें करने की कोशिश करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे अपने सीरीज़ और पैरेलल वाले क्वेश्चंस पे, सर्किट बेस्ड क्वेश्चंस पे, जहाँ पे भी आप लोग को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।